नंबर भी इसी से रिलेटेड है, वो भी हम देख लेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ आप हेडिंग दोगे बेटा न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी कि जितना न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उतना उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, उतना उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, तो हम बात कर रहे होते हैं बेटा न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में आप जानते हैं कि दो ही चीज़ें होती हैं बेटा, एक तो उसमें होते हैं प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा हमारे पास क्या होते हैं बेटा न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियर चार्ज को हम कह सकते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या कहेंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज। जितना उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतना उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, उतना उसकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ग्रिप है वो भी क्या होगी बेटा, स्ट्रांग होगी। जितना उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उतना उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। जितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा उतना उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको हम अभी एग्जांपल से भी देख लेते हैं। क्या लिखा है बेटा हमने 1s2। अब इस तरह पॉइंट को आपने देखना है कि हम इसमें क्या देखना चाह रहे हैं। अगर हम लिथियम की खाली बात करें, अगर वो न्यूट्रल हो तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 प्रोटॉन है। इसके बरक्स अगर हम हीलियम की बात करें बेटा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और हमारे पास क्या है बेटा, 2 प्रोटॉन है। अब हमने लिथियम को किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया बेटा, Li+1 में, लिथियम +1 में, और हीलियम वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, जब हमारे पास है लिथियम +1 तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है ना। लिथियम में थे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने उसमें से क्या कर दिया, रिमूवल। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो वही रहेंगे। प्रोटॉन इसके अंदर कितने हो गए बेटा, 3 प्रोटॉन। अब इसी का जब हम मुवाजना करेंगे हीलियम से तो उसके अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन है। और Li+1 और हीलियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन इक्वल नज़र आएंगे। लिथियम +1 और हीलियम दोनों के अंदर कितने ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें ना बेटा तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन ज़्यादा है।
लिथियम के अंदर एक प्रोटॉन क्या हो गया ज़्यादा। ये देखें, पहले इस लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो गया तो पीछे 2 इलेक्ट्रॉन और कितने बच गए 3 प्रोटॉन। अगर हम हीलियम की बात करें तो इसमें अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो ये दोनों के हो गए बेटा इक्वल। अब मज़ीद अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें, इसमें भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है और यहाँ पर प्रोटॉन क्या है कम है बेटा। तो प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से लिथियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा बेटा मुश्किल है। इसी वजह से फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हीलियम और लिथियम के केस में लिथियम के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो Li+1 है उसके आगे जब हम उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेंगे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हीलियम। यहाँ पर कौन सा फैक्टर आ गया बेटा वाले केस में देखें तो हमारे पास क्या है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास क्या है बेटा 7 प्रोटॉन। इस वाले केस में देखें बेटा हमारे पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमारे पास कितने बेटा 7। इस वाले केस में देखें N+2 वाले केस में 5 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास प्रोटॉन कितने बेटा 7, यानी N है N+1 है N+2। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए अब ये देखें 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया 6 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। इसमें देखें बेटा 5 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता जा रहा है बेटा इजाफा होता जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा है, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हैं। यहाँ पर एक प्रोटॉन का इजाफा हो गया एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन का इजाफा हो गया बेटा 2 प्रोटॉन का इजाफा हो गया। यानी नाइट्रोजन से N+ में आते हुए एक प्रोटॉन का इजाफा हुआ है, N+ से N+2 में आते हुए कितने प्रोटॉन का इजाफा हुआ है बेटा 2 प्रोटॉन का इजाफा हुआ है। तो जितना उसमें प्रोटॉन का इजाफा होता जाएगा उतना उसके प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो गिरफ्त है वो बढ़ती जाएगी। जितना उसके ऊपर उसकी गिरफ्त बढ़ती जाएगी उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा बेटा मुश्किल हो जाएगा। इसी को फिर बेटा हम क्या नाम देते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम देते हैं बेटा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो खाली नाइट्रोजन है बेटा इसके जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू वो है 3.9, N+ की जो वैल्यू है बेटा वो है 4.25 और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो है 4.60। ये आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं बेटा, इन्हीं को कहा जाता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बेटा हम किससे वो करते हैं कैलकुलेट करते हैं स्लेटर रूल से। किससे हम बेटा इसे कैलकुलेट करते हैं स्लेटर रूल से। ये भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि स्लेटर रूल से कैसे हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या करते हैं मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना कि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम है। यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ गई है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि न्यूक्लियस की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना गिरफ्त है, कितना अट्रैक्शन है।
तो यहाँ पर देखें तो वो 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए ना एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इसी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू में भी क्या हो गया, इजाफा हो गया है। तो जितना उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसकी गिरफ्त भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसके अगर हम आर्डर की बात करें, ये जो हमने अभी 3 नाइट्रोजन लिखे हैं तो इसको भी अभी हम देख लेते हैं।
2p और ये हमारे पास क्या है बेटा 3s। तो इसमें जो लास्ट शेल होता है ना वो उसका वैलेंस शेल, उसको हम कह सकते हैं बेटा ns। तो ns के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या है बेटा n इज़ इक्वल टू 3। इस mg वाले केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3 आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पर भी जो आपको बेटा n की वैल्यू नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है 3, लेकिन अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट आप देखिए बेटा, अब हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, 1s2 2s2 3p6 2p6, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 3s0। या दूसरे लफ्ज़ों में ये 3s को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इधर देखिए दोबारा, हमने क्या, ये हमारे पास है मैग्नीशियम, इसमें n की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3। तो उसके बाद हमने उसमें से कहा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हमने कहा बेटा 1s2 2s2 2p6, ये हमने क्या लिखा है 3s1। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया रिमूव। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें से हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन जब रिमूव किया तो ये बन गया 1s2 2s2, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा 2p6। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं बेशक 3s0। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या है बेटा 3। अब नेक्स्ट देखिए, जब हमने उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया 1s2 2s2, तो यहाँ पर हमने लिखा है बेटा 2p5। तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है बेटा 2 नज़र आ रही है। अब इस पॉइंट को गौर से देखिएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या थी 3, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या थी 3, लेकिन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी है 2। इस पॉइंट को ज़रा दोबारा समझिएगा कि जब हमने उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखी तब हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू थी 3। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या थी बेटा 3, लेकिन जब उसके अंदर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हुई तब उसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी कम, वो कितनी होगी 2। तो उस मैग्नीशियम में से जब हम उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे ना तो उसके क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा कम होगी है। तो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी कम होगी। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्स है, कि जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बेटा ज़्यादा होगी। तो इस एग्जांपल से मैंने आपको ये साबित भी कर दिया कि कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। दूसरे एक और भी हम एग्जांपल इसमें ले लेते हैं बेटा।
रिमूव किया तो n की वैल्यू क्या थी बेटा 2, ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह जब हम उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तब भी आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है बेटा 2 नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हमने उसके बाद नेक्स्ट उसकी बात की बेटा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की, तब भी बेटा आपको n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है बेटा 2 नज़र आ रही है। अब है नेक्स्ट बेटा थर्ड, जब हम उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे ना तब भी n की वैल्यू क्या रहेगी बेटा 2 रहेगी। यहाँ पर भी 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, 2 है और 2 है। अब फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, बेरिलियम के थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 से कम होकर क्या हो गई है 1 हो गई है, लेकिन बोरान के केस में उसके थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। हालांकि इसमें से भी 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, इसमें से भी 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं इस B+3 में से। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला कि इन दोनों के अंदर इस वाले केस में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 से कम होकर क्या हो गया 1। बोरान के केस में उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो इससे क्या नतीजा निकला, तो इससे हमने बेटा ये नतीजा निकाला कि जो हमारे पास बेरिलियम है उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू बोरान क्या होगी बेटा बढ़ जाएगी। कि जो हमारे पास बेरिलियम है उसकी जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ना बेटा वो ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू बोरान थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर N2 की वैल्यू कम होकर किस में आ गई थी N1 में, और यहाँ पर क्या थी N2 की वैल्यू 2 से 2 ही रही थी, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यही वजह है कि बेरिलियम के आयोनाइजेशन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू बोरान उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो रिलेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी के वो इन्वर्स है। जितना उसकी वैल्यू कम होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा बेटा इजाफा होगा। तो ये तो हमने रोल देखा बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। इसी को नेक्स्ट
हमारे पास एटॉमिक नंबर है 10, 1s2, 2s2, 2p6। अगर हम बात करें सोडियम की 11, 1s2, 2s2, 2p6, ये हमारे पास है 3s1। तो यहाँ देखें n की वैल्यू में क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है। इस नोबल गैस से इस अल्कली मेटल की तरफ मूव ऑन करते हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है बेटा, मुश्किल होता है। यही वजह है हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जब हम उसका मवाजना किससे करते हैं, नोबल गैसेस से, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको रीज़न समझ आ गई होगी। इसके बरस अगर हम सोडियम का मवाजना मैग्नीशियम से करें 11 और ये हमारे पास है 12, यहाँ पर होगा बेटा 3s1, यहाँ पर क्या होगा 3s2। तो देखें सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हुए ये एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये एटॉमिक नंबर है 12, सिर्फ एक ही एटॉमिक नंबर का इजाफा हो रहा है। इसी तरह जब हम हीलियम से लिथियम की तरफ गए तब भी सिर्फ एक एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके एक एटॉमिक नंबर के इजाफे से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। लेकिन जब हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं यहाँ पर भी सिर्फ एक एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके एक एटॉमिक नंबर के इजाफे की वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। यही वजह है कि यहाँ पर तो आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता आयोनाइजेशन एनर्जी में, लेकिन अल्कली मेटल और नोबल गैसेस में जब आप कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस नज़र आता है। तो इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट फिर हम उसके अगले फैक्टर्स को भी देख लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज। इसी को हम नाम देते हैं बेटा शील्डिंग इफेक्ट का, या फिर हम नाम देंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट का। शील्डिंग इफेक्ट या फिर हम इसको क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मैं आपको एक मिसाल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सोडियम एटॉमिक नंबर है इसका 11, पोटाशियम एटॉमिक नंबर है 19, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम की अगर हम बात करें, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास जो एन शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में देखें उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम में देखें उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन के आ जाने के इसमें देखें 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से आखिरी शेल की जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की, इनके ऊपर जो गिरफ्त है ना वो कमज़ोर पड़ जाती है। ये जो उसमें अट्रैक्शन की कमी आ रही है इन बीच में इलेक्ट्रॉन के आ जाने की वजह से, न्यूक्लियस की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन में कमी आ रही है उस कमी को कहा जाता है बेटा शील्डिंग इफेक्ट, या क्या कहा जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट।
और अगर हम सोडियम की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम, तो यहाँ पर बीच में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। इसमें कम इलेक्ट्रॉन आने की वजह से न्यूक्लियस के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम, तो उसके ऊपर जो गिरफ्त, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, वो एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट या अट्रैक्शन क्या है बेटा, कम है। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला कि जितना शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन भी क्या होगी, कम होगी, उतना उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम। तो हम कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के।
ये किसको रिप्रेजेंट करे बेटा, आखिरी शेल को, n को। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना बेटा 2s2 और 2p6, इसको कहा जाता है बेटा n-1 शेल। इसको क्या कहा जाता है बेटा, n-1 शेल। मैंने क्या कहा है कि जो वैलेंस शेल से पहले सेकंड लास्ट शेल होता है उसको नाम दिया जाता है n-1 शेल। तो सोडियम में लास्ट शेल क्या है बेटा 3s1, तो इसको तो हम कहेंगे तो बेटा वैलेंस शेल, या इसको रिप्रेजेंट करेंगे n से। ये जो उससे सेकंड लास्ट शेल है 3 से पहले सेकंड लास्ट वैल्यू क्या होगी 2, उसमें 2s2 और 2p6 ये दोनों आ जाएंगे। इसमें बेटा जो आपको ये जो नज़र आ रही है इसको कहा जाता है n-1 शेल। तो जब हम सोडियम में से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेंगे ना, तो ये जो n-1 है, सोडियम में n-1 के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। सोडियम के अंदर n-1 वाले आपको कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान जो अट्रैक्शन है ये 8 इलेक्ट्रॉन उसको कम कर देंगे, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। इसी वजह से सोडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। इसके बरक्स अगर हम नोबल गैस की बात करें सोडियम के मुकाबले में नियान की, तो एटॉमिक नंबर है 10, 1s2, 2s2, 2p6। अब यहाँ पर देखें, इसके आखिरी शेल में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा बेटा 2p5, क्या बच जाएगा 2p5। अब टोटल इसके नियान के आखिरी शेल में थे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि कहाँ पर थे बेटा, उस p के अंदर। और p जो सब शेल है वही उसका आखिरी शेल है, तो इसको मैं कह सकता हूँ np। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें से क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो बाकी उसमें से बच गए थे 5 इलेक्ट्रॉन। वो 5 इलेक्ट्रॉन के दरमियान देखें, कोई इनके दरमियान n-1 शेल इतना ज़्यादा अट्रैक्शन को कम नहीं कर रहा जितना सोडियम के केस में अट्रैक्शन को कम कर रहा था। यही वजह है कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, और जो नोबल हमारे पास गैसेस हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या होती है, अभी मैंने आपको रीज़न बता दिया है। अगर हम उसको सिंपली उसको लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास होती हैं अल्कली मेटल, उसमें होता है n-1 शेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। किस चीज़ से कम होती है, एज़ कंपेयर टू नोबल गैसेस। क्योंकि जो नोबल गैसेस होती हैं ना, वहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो होता है np5 इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। क्योंकि ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है और इसमें इतना ज़्यादा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं है। जितना ज़्यादा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का रोल ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो गिरफ्त है, जो अट्रैक्शन है वो कम होगी, उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। लेकिन नोबल गैसेस में ऐसा सीन नहीं है, तो इसी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है। यही वजह है कि अल्कली मेटल्स की जो
मौजूद है। तो आखिरी शेल में से अगर ये चारों के चारों सब शेल मौजूद हो तो ये जो एस सब शेल होता है ना बेटा, ये न्यूक्लियस के क्या होगा, करीब होगा। न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्या होगा, करीब होगा। जो एफ सब शेल होगा ना बेटा, ये न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा क्या होगा, दूर होगा। इसकी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। ये हमारे पास है न्यूक्लियस, तो ये हमारे पास है एस सब शेल, ये हमारे पास है पी सब शेल, ये हमारे पास है डी सब शेल, और ये हमारे पास क्या है बेटा, एफ सब शेल। तो जितना ज़्यादा कोई सब शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उतना हम कहेंगे उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है। जितना उसकी पेनिट्रेटिंग पावर न्यूक्लियस के गिर ज़्यादा होगी उतना उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। तो एस, पी, डी और एफ के अंदर सबसे करीब तरीन कौन सा ऑर्बिटल या सब शेल आपको नज़र आ रहा है, एस सब शेल या एस ऑर्बिटल। तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल होगा। उसके बाद पी जो आपको सब शेल नज़र आ रहा है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा ज़्यादा है। न्यूक्लियस से ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और पी सब शेल के दरमियान वो कम हो जाएगी, जिस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। अगर हम एफ सब शेल की बात करें वो न्यूक्लियस से सबसे आखिर में है, तो मतलब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो एस के ऊपर ज़्यादा है, पी के ऊपर कम, डी के ऊपर कम, एफ के ऊपर सबसे कम है। तो जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जिस सब शेल या ऑर्बिटल के ऊपर सबसे कम होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ईजी होगा। जितना उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होगा उतनी उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। तो हम कह सकते हैं एस की, अगर हम यहाँ लिखना चाहें बेटा, एस की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी होगी, पी की, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी डी की, उसके बाद सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी होगी बेटा, एफ की। ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये जो एस सब शेल होता है ये न्यूक्लियस के करीब होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। जो एफ सब शेल है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसका मतलब उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस और एफ सब शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान कम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी। इसी को कहा जाता है बेटा ऑर्बिटल एनर्जी।
समझाने की कोशिश करूँगा। अब इसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखेंगे, ग्रुप में क्या ट्रेंड होते हैं और पीरियड में क्या ट्रेंड होते हैं, और इन्हीं फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम पीरियड और ग्रुप में इसका ट्रेंड देखेंगे। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आता है तब तक के लिए अल्लाह।